नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोल स्वागत करता हूं आज इन स्पेशल ई क्लासेस में। आज की क्लास जो है वो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम जो है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर 7th जो है उसकी शुरुआतें करेंगे। अब 7th चैप्टर जो है उसकी यदि हम बात करें तो 7th चैप्टर जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसकी भी हम बात यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद में पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उनकी भी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो 3 अलग अलग बिंदुओं में पढ़ेंगे, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड वन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम्स, इसके बारे में आपने 9th क्लास जो है उसके अंदर भी पढ़ा होगा। एटम जो है वो किसको कहेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन कंपाउंड ऑफ एन मैटर इज नोन एज ए एटम। यानी किसी भी पार्टिकल को, कोई भी जो पदार्थ होता है उसको जब हम तोड़ते जाएं तो सबसे छोटा जो पार्टिकल हमें अवेलेबल होगा या मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ये परिभाषा जो है वो दी गई है शुरुआती रूप में परमाणु के बारे में। अब परमाणु जो है वो दिखने में कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके गुण कैसे होते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए अलग अलग मॉडल, अलग अलग हाइपोथेसिस जो हैं वो पोस्टुलेटेड की गई हैं, तो उनको हम प्रोपोनेट की गई हैं, उनके बारे में स्टडी जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। पहला जो है वो हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ ए डाल्टन। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी एटम जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किस प्रकार की होती हैं, एक एटम के गुण कैसे होते हैं, उनके बारे में कुछ बातें जो है वो डाल्टन ने बताई थी। इसलिए इसको थ्योरी ऑफ डाल्टन जो है वो कहा जाता है, या हाइपोथेसिस ऑफ ए डाल्टन जो है वो कहा जाता है। इनके अनुसार जो मेन पोस्टुलेट आते हैं, जो मुख्य बिंदु आते हैं, वो ये 6 बिंदु हैं। शॉर्ट में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। पहला बिंदु ये है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर्स आर नोन एज ए एलिमेंट्स। यानी एक एटम जो है वो क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का या किसी भी मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और ये दूसरा पोस्टुलेट, ये इनडिविजिबल होता है, इसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अविभाज्य या इंडिविजिबल होता है। और तीसरा बिंदु जो है वो ये कहता है, या तीसरा बिंदु ये बताता है कि सेम एलिमेंट एटम या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन प्रॉपर्टीज। यानी इनका जो गुण है, इनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं? सेम होती हैं, यदि वो एक ही एटम में हों। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं या सेम एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम होगी। इसको हम समझें यहाँ पर इस तरह से, जैसे H2O, HACl, H2, H2O2, H2SO4, C6H12O6, ये अलग अलग पदार्थ हैं सारे के सारे। इन सब में हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हाइड्रोजन जो इन अलग अलग यौगिकों में है, उन हाइड्रोजन के जो परमाणु या एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। यानी यहाँ पर इस अणु में हाइड्रोजन की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सेम वो की वो इसमें है, सेम वो की वो इसमें है, सेम वो इसमें, सेम वो इसमें, सेम वो इसमें। यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो चाहे किसी भी मॉलिक्यूल में हों, उन एटम्स की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी? सेम होंगी। दूसरा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी कैसी होती है? डिफर या फिर अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर इसमें हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एटम जो है इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का है परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की प्रॉपर्टी अलग, क्लोरीन परमाणु की अलग। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर है, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रॉपर्टी अलग होंगी, सल्फर की अलग होंगी, ऑक्सीजन की अलग होंगी। तो सेम एलिमेंट के एटम जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। इसके बाद में एक तीसरी चीज और
अगला जो बिंदु है उसकी बात करें कि कंबाइन इन सिंपल रेशियो, एटम जो है वो कंबाइन होते हैं या कॉम्बिनेशन वो करते हैं सिंपल रेशियो में, किसके लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। तो एटम जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अलग अलग एटम्स आपस में एक सिंपल रेशियो में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें हाइड्रोजन गैस, इसमें H और H दो आपस में जुड़ गए। इसमें H2O की बात करें तो इसमें HOH ये इस तरह से आपस में जुड़ गए। और H2O2 इसमें यदि हम बात करें तो HOOH ये आपस में इस तरह से जुड़ गए। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। इसमें केवल हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ गए। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? यहाँ पर 2:1। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 2:2 या फिर कह सकते हैं 1:1। ये सिंपल रेशियो में आपस में जुड़ते हैं, यानी एटम्स कंप्लीट नंबर में आधा, पाव, इस तरह से 1/2, 1/4 इस तरह से ये नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो एटम जो है वो कंप्लीट नंबर में और सिंपल रेशियो में आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंडे बनाते हैं। जब उन एटम्स का रेशियो अलग अलग होगा तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो भी अलग होगा। जैसे इसमें भी H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है, इसमें भी हाइड्रोजन और एटम के ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में रेशियो अलग है, तो ये कंपाउंड भी अलग हो गए। और लास्ट वन, अंतिम जो है उसकी हम बात करें वो है रीअरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स में एटम्स का। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर हम देखें H2O, इसमें ये जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, संरचना इनकी जुड़ाव जो है वो इस प्रकार का है। ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसमें यह होगा कि ये इस कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो रीअरेंज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो इसमें यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और इनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एक्चुअल में हुआ कैसे? ये चीज़ जो है इसको हम सही करने के लिए, ये रीअरेंजमेंट जो होता है इसके लिए एक जो बेसिक रूल आता है या बेसिक लॉ आता है साइंस का, उसको ध्यान में रखना है। वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को जो है वो हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करते हैं तो इस तरह से बैलेंस होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें ये है HOH, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ पर टूट गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये बन गया। तो ये बॉन्ड तो टूट गए और ये बॉन्ड बन गए, और इसके बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया तो इससे ये बन गया। तो इस तरह से देखा जाए तो बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हुआ, और उस रीअरेंजमेंट के कारण से यहाँ पर क्या बन गई? ये अलग अलग संरचना, अलग प्रकार के जो अणु हैं या यौगिक हैं उनका निर्माण हो गया। तो ये जो है वो थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। According to this theory, main postulates are atoms is a smallest particle. It is indivisible. Atoms of one elements are same in properties, and atoms of different elements are differ in properties. Atoms combine in a simple ratio to form compounds, and in a chemical reaction atom rearrange their structures. In chemical reaction atoms not gain, ना तो एटम्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं, ना एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये जो थे वो है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। इसके बाद में अगली जो थ्योरी जो परमाणु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए दी गई है वो है थॉमसन का मॉडल, उसकी हमें बात करेंगे। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ थॉमसन जो है या एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन उसको हम कह सकते हैं, उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो सेकंड जो है एटम्स की स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए या शो करने के लिए वो है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन ने सबसे पहले फर्स्टली उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? एटम की जो स्ट्रक्चर है इसको इन्होंने शो किया था।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। डाल्टन ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। सबसे पहला अध्ययन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने ही किया था। इनके अनुसार यदि हम देखें तो इनका जो मॉडल है उसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर भारतीय अवधारणा में यदि हम देखें तो जैसे बूंदी का लड्डू या लड्डू ऑफ बूंदी जो है, इससे इसकी तुलना हमें कर सकते हैं, या फिर वाटरमेलोन जो आता है, तरबूज जो आता है, उससे भी इसकी तुलना जो है वो की जाती है। कैसे? उसके लिए पहले इसके जो मुख्य बिंदु है उनको देखें। उनके अनुसार यदि हम देखें तो एटम जो है वो एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, एक ठोस गोले के समान संरचना ये होती है, और इस पूरे ठोस गोले पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सेम क्वांटिटी। तो ये दूसरा बिंदु आ गया। तीसरा बिंदु इन्होंने ये बताया कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज है वो इसमें स्कैटर्ड जगह जगह पर क्या होगा, बिखरा हुआ होगा इस पूरे ठोस धनावेशित गोले के भीतर। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें बिखरे हुए रहेंगे। और अंतिम चीज इन्होंने बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके कारण से एक एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, कारण उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब इसको इस चीज के रूप में यूं समझें कि एक ठोस धनावेशित गोले के समान संरचना है जिसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो होता है 10 to the power -10 मीटर। तो 10 की घात -10 मीटर व्यास वाला एक ठोस गोले के समान ये संरचना होती है, और इस ठोस गोले पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है सेम क्वांटिटी में, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। किसी भी पॉइंट पर हम देख ले पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें क्या मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। अब बात करें नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें बीच बीच में यूं बिखरा हुआ रहता है, अलग अलग जगह पर अनियमित रूप से, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है नेगेटिव चार्ज की, इस तरह से ये बिखरा हुआ रहेगा। और टोटल जो बिखरा हुआ नेगेटिव चार्ज है और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों बराबर होंगे, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यदि +10 है, नेगेटिव चार्ज भी -10 होगा, और उसके कारण से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली ये देखा जाए तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये जो है वो संरचना इन्होंने बताई थी। अब इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है क्योंकि एक यूरोपियन स्वीट या मिठाई होती है प्लम पुडिंग, एक केक जैसी संरचना होती है जिसमें उसका मुख्य भाग जो है वो पुडिंग है, और उसमें बीच बीच में धंसे हुए जो चेरी होते हैं वो होते हैं प्लम। तो उसके जैसा दिखता है ये, इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। या जैसे अपने बूंदी का लड्डू होता है जिसमें पीला भाग जो बेसन की बूंदी से बना हुआ है वो मान लें पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और उसमें बीच बीच में जैसे लाल या हरे दाने डाले हुए होते हैं वो मान लें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। या फिर वाटरमेलोन, तरबूज में खाने वाला जो उसका भाग होता है, लाल गिरी वाला जो भाग है वो मान लें पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया, और उसमें जो बीच बीच में फंसे हुए या धंसे हुए बीज होते हैं वो बीज जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरह से इसमें मिलते हैं। तो ये जो मॉडल है वो था थॉमसन का मॉडल। अब थॉमसन का ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में सही बातें बताता है या नहीं, या एक्चुअल में ही स्ट्रक्चर जो है वो थॉमसन के बताए हुए इस मॉडल के अनुसार ही होती है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है वो कई साइंटिस्ट के थ्रू किए गए थे। जिसमें एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था किसने, रदरफोर्ड ने, और उसके बाद में उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया था या पोस्टुलेट किया था, प्रोपोंडेड किया था। उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो कहलाता है सोलर सिस्टम मॉडल। तो सोलर सिस्टम मॉडल क्या है, इसके लिए पहले इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझना है। इन्होंने एक सोने की, एक गोल्ड की पतली सी फॉइल जो है वो ली,
इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर इन्होंने बम्बार्डमेंट जो है वो करवाई किनके, पॉजिटिव चार्ज वाले हाईली एनर्जाइड, यानी जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले, उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। इन कणों के बौछार इन्होंने सोने की एक पतली सी पन्नी पर करवाई। अब ये सोने की पतली पन्नी है तो इसका मतलब ये मानकर चलेंगे किससे बने हैं, सोने के एटम से बने हैं, सीधी सी बात है। अब सोने के एटम की एक दीवार जो है वो मान ले बीच में बनी हुई है, यूं मान ले एक दीवार है जो ईंटों से बनी हुई है, और हर ईंट जो है वो प्रदर्शित करती है मान ले किसको, सोने के एक एटम को। तो सोने के एटम को चुन चुन कर क्या कर दी, एक दीवार बना दी, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बौछार करवा रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। अब ये अल्फा पार्टिकल जो है जिन पर बौछार करवाई वो इस दीवार से टकराकर आगे कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे उसका पता लगाने के लिए इस अपरेटस के चारों ओर इन्होंने क्या कर दिया, ZnS का एक पर्दा जो है वो लगा दिया। जिंक सल्फाइड का जो पर्दा होता है, इस पर जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो वो वहां पर क्या करते हैं, एक ल्यूमिनेंस जो है उसे क्रिएट करते हैं, यानी चमक उत्पन्न करते हैं। तो ये कण मान ले इससे अगर यहाँ टकराएगा तो यहाँ चमक उत्पन्न होगी, यहाँ टकराएगा तो यहाँ ल्यूमिनेंस होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये पता लग जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में आया है, बाकी अल्फा पार्टिकल दिखते नहीं हैं। अब इसके बेसिस पर इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो किया, यानी रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था, रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इनको कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो प्राप्त हुए। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे कि ज्यादातर पार्टिकल जो हैं, ज्यादातर पार्टिकल या मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट सीधे जो है वो निकल जाते हैं ऐसे गोल्ड फॉइल से होते हुए, यानी सबसे ज्यादा चमक जो है वो यहाँ पर आती है, यहाँ चमक आ रही है, इसका मतलब ज्यादातर पार्टिकल हम वो क्या निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। अब ये चीज जो है वो थॉमसन का मॉडल है, इसको गलत सिद्ध कर देती है। थॉमसन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटम ये जो गोल्ड का है, ये सारे के सारे कैसे हैं, सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये पूरी दीवार जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गई। अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। इसका मतलब ये इस दीवार इसको रिपल्स करनी चाहिए, लेकिन ये सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब है इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो कैसा है, होलो। तो ये होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में है, और इसी कारण से ये पार्टिकल जो है वो कैसे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, कुछ बिंदु पर या कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं, अलग अलग एंगल पर उनका डेविएशन हो जाता है। अब ये डेविएशन जो है वो किस कारण से हुआ, क्योंकि इनके बीचों बीच कहीं ना कहीं पर एक चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है जो इसको क्या कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, और उसके कारण से ये डेविएट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब एटम के बीच में, एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो कैसा है, खाली है, और कुछ कण जो है, लेकिन उसके बीच में कुछ एक ऐसी जगह भी है जहां पर भी सारा पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिपल से कर रहा है। ये चीज आ गई। इसके बाद में तीसरी जो बिंदु है वो इनके लिए एकदम अलग सा था। कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे, जैसे 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो इससे टकराया और टकराने के बाद में इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, यानी 180 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब ये ऑब्जर्वेशन इनके लिए एकदम अलग था। ये ऐसा था जैसे एक बड़े मोटी नाल वाली तोप जो है उसे छोड़ा गया गोला एक पतले से कागज से टकराकर वापस उसी छोड़ने वाले या दागने वाले की ओर ही आ जाए। अब इस बेसिस पर इन्होंने ये चीज, जो कंक्लूजन निकाले वो क्या थे, तो कंक्लूजन ये थे कि ज्यादातर पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए। इसका मतलब है ये गोल्ड फॉइल जो है, जो गोल्ड के एटम से बनी हुई है, वो कैसा है, खोखले गोले के समान संरचना है। कुछ पार्टिकल जो हैं वो डेविएट हो गए, तो इसका मतलब कुछ स्थान इसमें ऐसा भी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और वहां पर हाई पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये इन अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर रहा है। और ये है कितना बड़ा, 20,000 में से एक कण यदि लौट रहा है तो लगभग उसी अनुपात में 20,000 में से एक जो है वही इसका क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। तो इस आधार पर इन्होंने ये कंक्लूजन निकाले जो आपको नोट्स वगैरह में प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद में तीसरा, इसके बेसिस पर इन्होंने
जो रिजल्ट निकाले और उस रिजल्ट के बेसिस पर जो एटॉमिक मॉडल दिया, वो मॉडल क्या था उसकी हम बात करें तो मॉडल की विशेषताएं ये हैं। इनके अकॉर्डिंग थॉमसन ने जैसा बताया कि ये सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम इज एन होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक खोखले गोले के समान संरचना होती है जिसकी साइज जो है वो 10 की घात -10 मीटर है, व्यास डायमीटर इतना है। तो एटम की साइज जो है वो ये हो गई। इसके बीचों बीच एक छोटा सा ऐसा स्थान होता है, एक छोटे से बिंदु के रूप में एक ऐसा स्थान होता है जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक। इस न्यूक्लियस में इस एटम का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। और इस न्यूक्लियस की जो साइज है वो होती है 10 की घात -15 मीटर, या इसका डायमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर जो है वो होगी न्यूक्लियस के साइज। इसके बाद में एक और चीज कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पर होते हैं, तो इनके अनुसार नेगेटिव चार्ज रुके हुए नहीं होते हैं। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं या घूमते रहते हैं, एक जगह पर रुकते नहीं हैं। और वो भी किसमें, अलग अलग रास्तों पर या अलग अलग पाथ में, जिनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल्स। तो नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट्स इन ए डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ए कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, या एज कॉन्सेंट्रिक रिंग से कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में किसके चारों ओर, एक न्यूक्लियस के चारों ओर। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जैसे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। और इन नेगेटिव चार्ज एलिमेंट का जो नेगेटिव चार्ज है वो और ए पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसलिए एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। अब ये जो है इसे सोलर सिस्टम मॉडल कहा जाता है। उसका कारण क्या है वो और देख लें। सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम में सन, सूर्य जो है वो बीच में केंद्र बनाता है और जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स वो इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से सूर्य की तरह से एक एटम में देखा जाए तो क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में सन के चारों ओर जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से मूव करते रहते हैं। इसलिए ये दिखने में एकदम कैसा है, सोलर सिस्टम लाइक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम मॉडल। तो ये रदरफोर्ड का जो सोलर सिस्टम मॉडल है, ये एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको लगभग क्या कर देता है, सही रूप से बता देता है। तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पहला मॉडल जो है वो थॉमसन ने जरूर दिया था, लेकिन पहला जो सही मॉडल है वो दिया था किन्होंने, रदरफोर्ड ने। हालांकि इस रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसमें भी कुछ कमियां जो है वो रह गई थी। एक तो ये एटम की जो स्टेबिलिटी है या स्थायित्व है इसको स्पष्ट नहीं कर पाता कि एटम जो है वो नॉर्मली नेचुरली यदि देखा जाए तो एटम्स हमें नहीं मिलते हैं। एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो वो स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो नहीं बता पाए। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली इन ऑर्बिटल्स में कैसे कितने घूमते रहते हैं उनके बारे में इन्होंने पूरी तरह से नहीं बताया। इस चीज़ को दूर किया था बाद में, या इन कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने, नील्स बोर हाइपोथेसिस के थ्रू। लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन की क्लास में हम छोटा ही पढ़ते हैं। तो अंतिम जो थ्योरी या हाइपोथेसिस है, नील्स बोर हाइपोथेसिस ऑफ एटम, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।